हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका एजुकेटर आर के राजवंशी। आज के वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लड क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके फंक्शन क्या है, ये सब हम समझेंगे। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में बताएंगे। कौन कौन से? हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है दोस्तों, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे ब्लड क्या होता है। ठीक है, हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या होता है। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? रक्त की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ ब्लड के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इसके बाद में हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ब्लड कंपोनेंट, रक्त में क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन क्या होता है। आगे जानेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें कौन कौन से हैं, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ प्लेटलेट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो बने रहिए, हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ब्लड होता क्या है? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या होता है रक्त? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि शरीर और सभी अंगों तक बहता है। ठीक है, अगला पॉइंट जानेंगे हम। मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज दैट इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। रक्त शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एवं क्लॉटिंग फैक्टर का परिवहन करवाता है। कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम और क्या होता है ब्लड। ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। रक्त में प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आगे बात करेंगे। हेमेटोलॉजी इज अ ब्रांच इन व्हिच स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर। हेमेटोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत रक्त तथा रक्त बनाने वाले ऊतकों एवं उनकी बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया तो हम आगे ले चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड का गुण क्या होता है? इट इज डेंसर एंड मोर वैस्कुलर एज कंपेरिजन वाटर। यह पानी की तुलना में अधिक गाढ़ा एवं लचीला होता है। ठीक है, ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। रक्त का पीएच थोड़ा एल्कलाइन प्रकृति का होता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड 98 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37.37 डिग्री सेल्सियस। रक्त का तापमान लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ब्लड का जो ब्लड इन मेल 5 से 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया और आगे ले चलते हैं आपको। अगर ब्लड की पीएच की बात की जाए दोस्तों, पीएच जो होता है ब्लड का, उसकी बात किया जाए तो ब्लड का पीएच 7.34 से 7.45 तक होता है। ठीक है, 5 तक होता है। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के कार्य कौन कौन से होते हैं, रक्त के कार्य के बारे में। पहला काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू और ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों के ऊतकों तक ले जाता है एवं शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाता है। ठीक है, अगला कार्य क्या है? प्रोटेक्शन का है। क्या प्रोटेक्ट करता है?
ब्लड कंटेन वाइट ब्लड सेल्स, WBC से बोलते हो, which help to protection ऑफ बॉडी। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो सुरक्षा प्रदान करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है ब्लड, ठीक है। इतना समझ में आया तो आगे ले चलते हैं आपको और बात करेंगे हम इसके आगे और फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता है स्टोरेज, संरक्षण का, ठीक है। और क्या होता है, ब्लड स्टोर डिफरेंट विटामिन सम अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि रक्त शरीर में कई प्रकार के विटामिन और दूसरे तत्व को भी संग्रहित रखता है। अगला फंक्शन है एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन का। ब्लड आल्सो एक्सक्रीट अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। रक्त कई अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से क्या करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है। जो अनवांटेड वेस्ट होते हैं जिनकी हमें शरीर में ज़रूरत नहीं, उसको शरीर से बाहर निकालता है। एसिड बेस बैलेंस करता है। अम्ल क्षार नियंत्रण। ब्लड आल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। रक्त शरीर में अम्ल क्षार को नियंत्रण करता है, ठीक है। इतना समझ में आया तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, प्रोटीन 7 to 8% होती है। इसमें से एल्ब्यूमिन 58%, ग्लोबिन 38%, फाइब्रिनोजन 4%, फार्म एलिमेंट जो होते हैं 45% होते हैं। ये दोनों मिलाकर हमारे ब्लड बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं, ठीक है। 45% फार्म एलिमेंट और 55% प्लाज्मा होता है। और इसमें फार्म एलिमेंट में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट होती है तीसरी। इसको RBC बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों, RBC बोला जाता है। इसको WBC बोला जाता है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो आगे ले चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, इसको जान लेते हैं। प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा रक्त में पाया जाने वाला हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा इज अ 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। प्लाज्मा कंटेन मेनी कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स। प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती हैं, पानी पाया जाएगा और कुछ मिनरल उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें और कौन कौन से घटक होते हैं। प्लाज्मा में वाटर होता है, पानी होती है। 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन। जो 90% वाटर होते हैं वो प्लाज्मा में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया तो आपको और बात करते हैं। 90% प्लाज्मा पानी में उपस्थित होता है जो अवशोषण और परिवहन का कार्य करता है। प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा। ये टोटल 7% में होती हैं, ठीक है। मिनरल्स होंगे कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन जो होगी एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन क्या होती है, एल्ब्यूमिन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मीन्स इट मैन्युफैक्चर्ड बाय लीवर। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है या लीवर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो हम आगे ले चलते हैं। दिस प्रोटीन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग प्रोसेस, इट ट्रांसपोर्ट आ लिपिड एंड स्टेरॉयड, ठीक है। यह प्रोटीन लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का परिवहन करवाता है, बांधने का कार्य भी करता है, ठीक है। अगला क्या कार्य है इसका, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। क्या करता है एल्ब्यूमिन, यह ऑस्मोटिक दाब को भी नियंत्रित रखता है, ठीक है। इतना समझ में आया तो अब दूसरे प्रोटीन का बात आती है जिसको हम लोग ग्लोबुलिन बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लास, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है।
दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन कौन से? के, ई, डी और ए। ठीक है, कीड़ा जिसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हो। तो ये क्या करता है? अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फैट सॉल्युबल विटामिन का। ठीक है, और आगे जो बात करेंगे हम, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन वसा में विलय को परिवहन करता है। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प टू मेडअप अप इम्यूनोग्लोबिन इन ब्लड। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त में इम्यूनोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब आगे ले चलते हैं फाइब्रोनोजन के बारे में। फाइब्रोनोजन क्या होता है? दिस प्रोटीन इज फॉर्म बाय लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इट इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ये सबसे ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। यह प्रोटीन भी लीवर के द्वारा बनाया जाता है। यह शरीर में रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। अब जो आता है वो आता है फार्म एलिमेंट। फार्म एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? फार्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जानते ही आप लोग 55%, प्लेटलेट होता है 0.01%, रेड ब्लड सेल 41%, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, ये सारे कुछ होते हैं। अब बात करने वाले हैं हम आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम साइड। ये 45% होता है। रक्त में इसकी मात्रा 45% होती है, 45% होती है। इट इज प्रेजेंट इन रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये रेड होता है, लाल होता है, क्योंकि इसमें इसका कलर लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। बिकॉज इन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट आयरन दैट रिएक्ट विद इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड कलर। हीमोग्लोबिन में आयरन और आयरन ऑक्सीजन की क्रिया करके लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे किसके बारे में बात करने वाले हैं? अ नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन एंड अ नॉर्मल लाइफ स्पान इज आरबीसी इज 120 डेज, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं की समान मात्रा 4.4 से 5.5 मिलियन होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी आर बाइकॉन्केव से व्हिच आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो एंड इट ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। लाल रक्त कणिकाएं बाइकॉन्केव आकृति की होती हैं, देवतल आकृति जिसे बोलेंगे। यह लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं और स्प्लीन में नष्ट होती हैं। ठीक है, होल डायमीटर ऑफ आरबीसी 7.8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस ऑफ आरबीसी इज 2 माइक्रोमीटर। लाल रक्त कणिकाओं का संपूर्ण क्षेत्रफल 7.10 माइक्रोमीटर होता है और इसकी मोटाई इसकी 2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम। आगे किस आरबीसी के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। आवर सरफेस ऑफ आरबीसी हैज स्पेशल प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं पाए जाते हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रिन और इनक्वायरी प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, A main function of this protein is that they help in maintain shape of RBC। यह प्रोटीन लाल रक्त कणिकाओं की आकृति को समान रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हम जानेंगे आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड सेंड टू द टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू एंड सेंड टू द लंग्स। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक लेकर जाती हैं और ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेकर जाती हैं। ठीक है,
आरबीसी बाई कॉनकेव होता है, व्हिच गिव्स मोर सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाएं कॉनकेव आकृति की होती हैं, बाई कॉनकेव, इस वजह से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन उससे जुड़ पाता है। आरबीसी कैन चेंज शेप, आरबीसी चेंज शेप को चेंज करता है, सो दे कैन वेरी इजली पास थ्रू द स्मॉल कैपिलरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 100 ml रक्त में 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। 1 आरबीसी कंटेंट अबाउट 250 मिलियन 250 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक आरबीसी में 250 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। एंड 1 आरबीसी कंटेन 1000 मिलियन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। एक आरबीसी में लगभग 1000 मिलियन ऑक्सीजन के अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और एक आरबीसी में 225 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट ऑफ हीम और ग्लोबुलिन होते हैं। हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, दिस हीम पार्ट मेड अप 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, हीम 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। दिस पायरोल रिंग्स आर इंटर कनेक्टेड बाई आयरन मॉलिक्यूल, फेरिक आयरन से। ठीक है, दिस पायरोल रिंग के फेरिक आयरन से जुड़े होते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में इतने पार्ट पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, दिस होल कंपोनेंट आर कॉल्ड प्रोटोफायरिन एंड आल्सो कॉल्ड अ हीम। संपूर्ण भाग को प्रोटोफायरिन कहते हैं या हीम के नाम से भी जानते हैं। दिस हीम पार्ट कनेक्टेड टू द 4 प्रोटीन चेन, 2 बीटा ग्लोबुलिन एंड 2 अल्फा ग्लोबुलिन। यह हीम वाला भाग 4 प्रोटीन की श्रृंखलाओं से जुड़कर बना होता है। इसमें 2 बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला और 2 अल्फा ग्लोबुलिन की श्रृंखला उपस्थित होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हम बात करेंगे WBC के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, दे हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग होती हैं या रोगों में लड़ने में शरीर की मदद करती हैं। WBC आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट एंड द फंक्शन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इनके बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। नॉर्मल काउंट ऑफ WBC 5000 से 10,000 इसमें दिया गया है दोस्तों, लेकिन सामान्य की बात करें तो 11,000 से 4,000 से 11,000 के बीच होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के बारे में। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ग्रेन्यूल होंगे, और एक होता है एग्रेनुलोसाइट जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दोस्तों ग्रेनुलोसाइट के बारे में। कौन कौन से हैं? दीज सेल कंटेन ग्रेन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट सेल। श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार के कोशिका ग्रेनुलोसाइट कहलाती हैं। पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इस्नोफिल और तीसरा बेसोफिल्स। दीज सेल्स हैज मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, सो इट इज कॉल्ड PMN यानी पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल। ठीक है, इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस की मल्टी न्यूक्लियड होते हैं, इस वजह से इसे पॉलीन्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। अब हम बात करने वाले हैं एग्रेनुलोसाइट के बारे में। एग्रेनुलोसाइट क्या होता है? द सेल हैज नॉट एनी ग्रेन्यूल। इन कोशिकाओं में किसी प्रकार का ग्रेन्यूल नहीं पाया जाता है। दिस सेल आर आल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर सेल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स इज आल्सो नोन एज पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल PMN। इट इज मल्टी लोब न्यूक्लियर सेल, 5 लोब, 2 to 5 लोब हो सकते हैं या 3 से 5 लोब हो सकते हैं।
न्यूट्रोफिल को पॉलीमार्फोन्यूक्लियर कोशिका भी कहते हैं। इनका न्यूक्लियर मल्टी लोब होता है, 3 से 5 लोब होता है। दिस इज मोस्ट मोटाइल सेल, इट वर्क एट एक्यूट इन्फ्लामेशन। यह बहुत सी गतिशील कोशिकाएं होती हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाने पर यह कोशिका जागरूक हो जाती है। एन एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूट्रोफिल 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल का संपूर्ण क्षेत्रफल 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है। इट कंटेन्स 65% टोटल वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, 65%। श्वेत रक्त कणिकाओं में 65 भाग न्यूट्रोफिल का होता है। आगे बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल टोटल लाइफ स्पैन 13 से 20 दिन होता है। वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड 7 to 14 डेज। न्यूट्रोफिल का जीवन काल 13 से 20 दिन और इसके बनने में 7 से 14 दिन लगता है, ठीक है दोस्तों। देयर लाइफ इन द पेरिफेरल ब्लड इज जस्ट 7 to 10 आवर्स। माइग्रेट टू द टिश्यू। जब यह रक्त परिवहन में आ जाती है तब यह 7 से 10 घंटे वहाँ पर रहती है और उसके बाद ऊतक में चली जाती है। दिस इज नो स्पेसिफिक सेल व्हिच कैन फाइट एनी ऑर्गेनिज्म। यह किसी भी इन्फेक्शन के लिए विशिष्ट नहीं होता है, अर्थात कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ सकती है। आगे बात करेंगे स्नोफिल के बारे में। स्नोफिल क्या होती है? इट हैज अ बाइलोब न्यूक्लियस। इसका साइज जो होता है 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। इनको इसका न्यूट्रोफिल बाइलोब होता है और 12 से 17 माइक्रोमीटर साइज होती है। इसमें 2 से 4% होती है, 1 से 6% भी कहीं कहीं पर देखने मिलता है, ठीक है। इंक्रीज द लेवल ऑफ स्नोफिल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन में इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन ब्लड सर्कुलेशन इट्स लाइफ स्पेन 8 आवर, यानी कि 8 घंटे हो जाता है। बेसोफिल क्या होती है? इट्स लाइफ स्पैन अबाउट 60 से 70 आवर्स, ठीक है। बेसोफिल का जीवन काल क्या होता है? 60 से 70 घंटे होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड मास्ट सेल व्हेन प्रेजेंट इन टिश्यू। यह कोशिका जब ऊतकों में चली जाती है तो इसे मास्ट सेल कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे दिस सेल इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन। यह शरीर की किसी भी एलर्जिक हो जाने पर कोशिका बढ़ जाती है। अब बात करेंगे हम ग्रेनुलोसाइट और उसमें लिम्फोसाइट के बारे में, ठीक है। दे आर इम्यून सेल्स विथ अ डायमीटर ऑफ 12 से 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। लिम्फोसाइट को इम्यून कोशिका भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। इट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। यह कोशिका जब कोई जीवाणु या विषाणु आता है तब यह एंटीबॉडी बनाते हैं और उससे लड़ती है। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के प्रकार बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब बात करने वाले हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट क्या होता है? दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC। यह सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। यह न्यूक्लियस को मोनोसाइट द न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज किडनी शेप। इसका न्यूक्लियस किडनी के आकार का होता है। व्हेन दिस सेल इंटर इनटू टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोफेजेज। यह कोशिका जब ऊतकों में जाती है तो इसे माइक्रोफेज कहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट आर आल्सो कॉल्ड हिस्टोलिटिक। हिस्टो मीन्स टिश्यू और साइट्स मीन्स सेल। मोनोसाइट को हिस्टोसाइट भी कहते हैं। हिस्टो का अर्थ होता है ऊतक और साइट का अर्थ होता है कोशिका, ठीक है। इन द लंग्स इट इज कॉल्ड पल्मोनरी माइक्रोफेज। फेफड़ों के अंदर पल्मोनरी माइक्रोफेज कहते हैं। इन द स्प्लीन आर कॉल्ड स्प्लीनिक माइक्रोफेज। जहाँ पर जाएगी उसके नाम से इसको माइक्रोफेज बोलते हैं। अब बात आती है प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट इसको जानते हैं और अदर नाम से। प्लेटलेट आर स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड। इट्स डायमीटर 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। प्लेटलेट एक सबसे छोटी कोशिका होती है। इसका क्षेत्रफल 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक है। नॉर्मल लाइफ स्पान की बात करें 5 से 9 दिन, यानी कि 5 से 9 दिन होती है इसका जीवन काल होता है। अब हम बात कर लेंगे डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है प्लेटलेट के कमी से। ऐसे ही
अगर प्लेटलेट की कमी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट, कम हो जाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट जब हो जाएगा तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। प्लेटलेट डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये भी रोग होता है। प्लेटलेट हैज़ नॉर्मल नंबर बट इट डज नॉट प्रॉपरली वर्क, ठीक है। प्लेटलेट की संख्या को सामान्य रहकर परंतु ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें तो जहाँ पे WBC का इंक्रीज हो जाना क्या कहता जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और जब घट जाएगा तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। ऐसे सेम ही क्या होता है, जब भी RBC बढ़ जाएगी तो इरिथ्रोपोएसिस और घट जाएगी तो इरिथ्रोपीनिया। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि वीडियो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल बात किया है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।